जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश इज फाइन में। आज हम कक्षा 7 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी को भरने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बुक भरना स्टार्ट करें। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? ए प्रेम, बी द्रोह, सी कृतज्ञता या डी क्रोध। तो अपना राइट आंसर होगा ए यानी प्रेम। आगे प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं ए रस, बी छंद, सी अलंकार या डी संधि। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा सी यानी कि अलंकार। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार सेवा करनी चाहिए। आगे प्रश्न क्रमांक 4 है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछ रहा है आपको कौन सा अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे, उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? तो उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि उस जीवन में अच्छे निंदाय परोपकार कार्य करना चाहता है। आगे प्रश्न क्रमांक 6 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है। आगे लघुत्तरी प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। इस पंक्ति के द्वारा कवि यही कहना चाहता है। आगे प्रश्न क्रमांक 9 है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सब लोगों के प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। आगे प्रश्न क्रमांक 10 है, मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? उत्तर में लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। आगे प्रश्न क्रमांक 11 है, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखना है आपको, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में आपको एक कहानी लिखनी है। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है। वह जलपरी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात
किसी और को। इसका उत्तर आगे देखिए अगले पेज में। इसमें देखिए यहाँ तक अपना उत्तर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे लिखना है किसी और को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर ली। चरवाहा बहुत खुश था। यहाँ पे ये खुश लिखना है, खुश था। उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर से यानी घर में लड़ाई करता है और कहता है कि मैं दूसरी शादी कर ली है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। तो ये अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और इसमें पार्ट 2 दादी की घड़ी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। ए निपात, बी तत्सम, सी तद्भव या डी देशज। तो अपना राइट आंसर होगा ए यानी निपात। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने दी? ए भैया ने, बी पापा ने, सी मम्मी ने या डी दादी ने। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा डी यानी दादी ने। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 3 है, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। उत्तर में लिखना है, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 4 है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? उत्तर में लिखेंगे, दीपू अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर में लिखेंगे, उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते हैं कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 6 है, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? उत्तर में लिखेंगे, सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। आगे प्रश्न क्रमांक 7 है, ये अपना प्रश्न क्रमांक 7 है, दम साधना। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ से दम साधना, इसका अर्थ है चुप होना। वाक्य में प्रयोग है, घड़ी के टूट जाने के बाद भैया की डांट से दीपू दम साध गया। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है, घड़ी कैसे टूट गई थी? उत्तर में लिखेंगे, सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहल कदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी। घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। आगे प्रश्न क्रमांक 9 है, दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, 2 कार्य निम्न हैं, यानी नंबर 1, दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाना। नंबर 2, भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। आगे प्रश्न क्रमांक 10 है, लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? उत्तर में लिखेंगे, दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी। हर तरह की बेघर ढोनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। आगे प्रश्न क्रमांक 11 है, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा है और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? उत्तर में लिखेंगे,
दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी नहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। अगला प्रश्न क्रमांक 12 है, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम ज़रूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी आँख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है। हम किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती है। पार्ट 3 मेरी वसीयत। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। ए धार्मिक भावना, बी पुराने रीति रिवाज, सी प्रेम या डी मुक्ति की भावना। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी पुराने रीति रिवाज। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग बताना है। इसमें नाकामयाबी में कौन सा उपसर्ग है? ए ना, बी काम, सी या डी वी। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले आता है, यानी इसमें पहले क्या आ रहा है? ना, तो इसमें अपना उपसर्ग होगा ना। आगे आते लघुत्तरी प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 3 है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? उत्तर में लिखना है, मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 4 है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। उत्तर में लिखना है आपको, ना प्लस समझ बराबर बनेगा ना समझ, ना प्लस लायक बराबर बनेगा नालायक। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर में लिखेंगे, पाठ के आधार पर प्रेम के बदले में कुछ भी देना संभव यानी मुमकिन नहीं है। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 6 है, बी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। उत्तर में लिखेंगे, वी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, बी प्लस जय बराबर विजय। आगे लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? उत्तर में लिखेंगे, नेहरू जी मरने के बाद, यहाँ पर ये अशुद्ध है, मरने के बाद लिखना है इसे, मरने के बाद कोई भी धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रस्म समझकर उसमें बंध जाना वह एक धोखा मानते थे। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 8 है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर में लिखेंगे, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जीतोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, मेरे जिले की नदी का नाम बैनगंगा है, यानी अपने जिले की नदी का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। नंबर 2, बैनगंगा नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। नंबर 3, इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा है। नंबर 2, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। नंबर 3, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। अगला प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? उत्तर में लिखेंगे, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया है क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं।
ये अपना लास्ट प्रश्न क्रमांक 12 है। किन्हीं दो महापुरुषों के चित्र चिपका कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, जैसे गांधी के बारे में लिखा है, गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। नंबर 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। नंबर 3, इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। नंबर 4, इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। नंबर 5, इनकी माताजी पुतलीबाई का धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था। ये अपना पाठ कंप्लीट हो चुका है। पाठ 4 है, इसका नाम है 2 कविताएं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, दिन दिन दा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। ए उपमा, बी अनुप्रास, सी श्लेष या डी रूपक। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी अनुप्रास। प्रश्न क्रमांक 2 है, फूल कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। ए अंबर को, बी कंदुक को, सी कदम्ब को या डी बादल को। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा सी यानी कदम्ब को। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ये अपना प्रश्न क्रमांक 3 है, दादर का कंठ खुला से क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे, वर्षा के आगमन पर कठ मेंढक जो अपने से आवाज़ निकालते हैं उस ध्वनि को यहाँ कहा गया है दादर का कंठ खुला। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 4 है, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। उत्तर में लिखेंगे, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। उत्तर में लिखेंगे, वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, दामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं विद्युत और बिजली। आगे लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है, दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। उत्तर में लिखना है, जैसे खुला, दुला, चंदन, बंधन, चमक, दमक, रीता, बीता, बरस, तरस। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उसे मिट्टी से खुशबू आने लगती है, तब वह गीली मिट्टी हरिचंदन के समान लगती है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, बादल गुस्से में क्या लग रहा है। उत्तर में लिखेंगे, बादल में गरजने और बिजली के चमकने की ध्वनि से बादल गुस्से में लग रहा है। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 10 है, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम्ब पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, कदम्ब के पेड़ में जब गेंद के समान फूल आते हैं तो वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कदम्ब के पेड़ पर कंदुक यानी गेंदे झूल रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 11 है, मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का मार्मिक चित्रण किया है। दिन दिन धा और धमक। आगे देखिए, आगे उत्तर है, आगे इसका उत्तर, धमक के साथ बादल गर्जना करने लगे, बादलों में बिजली चमकली, बादलों की गर्जना हुई, मेंढक ने बोलना शुरू कर दिया। ये अपना लास्ट प्रश्न क्रमांक 12 है, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए, यानी 10 सेंटेंस लिखने हैं आपको। तो नंबर 1 लिखेंगे उत्तर में, वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। नंबर 2, वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। नंबर 3, वर्षा ऋतु जुलाई माह से शुरू होती है। नंबर 4, मानसून के कारण वर्षा ऋतु में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। नंबर 5, वर्षा ऋतु में आसमान साफ व नीले रंग का दिखाई देता है। नंबर 6 अपना, वर्षा ऋतु में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है।
आगे नंबर 7 है इसका, वर्षा ऋतु में अब सभी जगह हरियाली होती है। नंबर 8 है, वर्षा ऋतु में पानी की कमी पूरी हो जाती है। नंबर 9, वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। नंबर 10, वर्षा ऋतु में बहुत सी बीमारियां होती हैं। ये अपना जो पार्ट 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 5, मध्य प्रदेश का वैभव। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए बालाघाट, बी भोपाल, सी पन्ना या डी मंडला। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा डी यानी कि मंडला। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, दूसरा अर्थ है ए कीचड़, बी देखना, सी गोद या डी पानी। तो इसका अपना राइट आंसर होगा सी यानी कि गोद। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे मोक्षदायिनी नदी नर्मदा को कहा गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उत्तर में लिखेंगे पाठ में झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा गया है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे खेलना और पढ़ना। यहाँ पर ये पढ़ना में ऐसा बनाना है आपको पढ़ना। अगला प्रश्न क्रमांक 6, अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर में लिखेंगे अवंतिका नगर को वर्तमान में उज्जैन नाम से जाना जाता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है, बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखेंगे राई, शेरों, बंधवा और बुंदेली। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं? उत्तर में लिखना है मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, निमाड़ी और मालवी मुख्य बोलियां बोली जाती हैं। आगे देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। ये अपना प्रश्न क्रमांक 10 है, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे ग्वालियर अपनी प्राचीन काल के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा की जन्म स्थल है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 11 है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी उमरिया में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। आगे देखिए आगे है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला, वन विहार भोपाल। आगे ये अपना प्रश्न क्रमांक 12 है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्योहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है। ये जो अपना पार्ट 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें पार्ट 6 राखी का मूल्य से भरने जा रहे हैं। तो देखिए इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए भाई बनाना, बी माफ़ी मांगना, सी सहायता मांगना या डी युद्ध करना। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा सी यानी कि सहायता मांगना।
अगला देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 2 है, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी अंतिम। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी कि दूसरा। आगे देखिए अपना अति लघुत्तरीय प्रश्नों में अपना प्रश्न क्रमांक 3 है, हिंदू बेग कौन था। तो उत्तर में लिखेंगे हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें रानी करमबती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। तो इसका उत्तर देखिए अगले पेज में। तो देखिए ये अपना उस प्रश्न का उत्तर है, रानी करमबती ने हुमायूं से बैर भाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 5 है, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आ रहे हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो उत्तर में आपको लिखना है वाक्य में प्रयोग सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 6, जहाँ अपना ऐसे मगन है महारानी करमबती ने क्या जादू का पिटारा भेजा। वाक्य में जहाँ अपना कौन है। तो उत्तर में लिखेंगे वाक्य में जहाँ अपना हुमायूं है। अगला देखिए बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न में अपना प्रश्न क्रमांक 7 है, रानी करमबती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते। तो उत्तर में लिखेंगे हुमायूं की जगह अगर हम होते तो हम भी उनकी राखी को स्वीकार करते और उनकी मदद करते। अगला देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 8 है, इसमें पाठ में आई योजक वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। यानी योजक वाले शब्द लिखने आपको छोटे छोटे सोच विचार, रस्म रिवाज, हंसते हंसते दूर दूर, वीर विरोध। अगला देखिए बच्चों अपना प्रश्न क्रमांक 9 है, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे गाँव भर देती है। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। अगला आगे देखिए अपना उत्तर में लिखेंगे राखी बैर भाव रूपी गाँवों को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। राखी एक वरदान के समान, इससे सारे बैर भाव जल जाते हैं। यहाँ से आगे इसका और देखिए अगले पेज में आगे देखिए जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, जिन्हें प्राण देने की इच्छा होती है वहीं राखियां स्वीकार करें। इस पंक्ति में रानी का क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे रानी करमबती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियां आगे बढ़ती हैं और कहते हैं कि वे ही लोग राखियां को ले जो देश की रक्षा के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने के लिए तत्पर हों। अगला प्रश्न क्रमांक 11 अपना राखी के अलावा आप किसी अन्य त्योहार के बारे में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे होली रंगों का त्योहार है। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली को हर वर्ष धूमधाम से नाच गाने रंगों के साथ मनाया जाता है। अगला अपना हर साल होली में 2 दिन का अवकाश मिलता है। होली का प्रतीक बुराई पर अच्छाई की जीत है। होली के पहले दिन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की जाती है। इसके दूसरे दिन होली का मुख्य त्योहार मनाया जाता है। आगे देखिए बच्चों यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 12 है, राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे यह पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी के साथ ही बहन अपने भाई को आशीर्वाद देती है और भाई भी उसकी रक्षा यानी सुरक्षा करने का वादा करता है। इस त्योहार का महत्व न केवल प्यार और समर्थन को आगे देखिए इसका आगे था अपना समर्थन को प्रकट करने में है, बल्कि यह भाई बहन के बीच आदर्श संबंध के महत्वपूर्ण को भी दिखाता है। तो ये जो अपना पाठ 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। पाठ 7 का नाम है नीति के दोहे। इसको भरने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए ये इसका बहुविकल्पी प्रश्नों में ये प्रश्न क्रमांक बने अपना, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है। ए जड़ के समान, बी चेतन के समान, सी हंस के समान या डी विकार के समान। तो इसका अपना राइट आंसर आगे देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर था सी हंस के समान। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 2 है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है। ए अनल, बी अग्नि, सी पावक या डी ज्वलन। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी कि अग्नि। आगे देखिए निर्देश अपना अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये प्रश्न क्रमांक 3, हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो आपको पंक्ति को छांट कर लिखना है। उत्तर में रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है। तो उत्तर में लिखेंगे तुलसीदास ने काया की तुलना खेतों से की है। आगे देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 5 है, जड़ चेतन गुण दोषमय
विश्व कीन करतार, संत हंस गुण नहीं पाए, पर हरि वारि विकार। तुलसीदास के दोहे हैं ये। तो इसका देखिए आगे उत्तर देखते हैं। तो देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 6, यदि बबूल का पेड़ लगाते हैं तो आम कैसे खाओगे? इस पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। आगे देखिए निर्देश अपना लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 7 है। कबीर दास ने बुटाई करने वालों के लिए क्या कहा? तो उत्तर में लिखेंगे, कबीर दास जी ने बुराई करने वालों के लिए, यह यहाँ पर बुराई है, बुराई करने वालों को अपन पास यानी अपने पास रखने को कहा है। तो देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 8 है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर हो परत निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आगे देखिए। तो देखिए बच्चों ये अपना प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार कुएं की मुंडेर पर बार बार रस्सी के घिसने पर उस पर निशान पड़ जाते हैं। यह अपना प्रश्न क्रमांक 9 है। रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? इसका उत्तर आगे देखिए बच्चों ये अपना प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। यदि हम पेड़ के सभी भागों को छोड़कर केवल जड़ को सींचते हैं तो अवश्य रूप से पौधे के संपूर्ण भाग को पानी मिलेगा। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 10 है। इसमें घाघ और भरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? तो उत्तर में लिखेंगे, जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले, तब भरपूर वर्षा होती है। आगे देखिए बच्चों निर्देश अपना दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी इसमें प्रश्न क्रमांक 11 है। नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं? खोज कर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, इन दोहों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन जब घमंड खत्म हुआ तभी प्रभु मिले, अर्थात जब ईश्वर को साक्षात्कार हुआ तब अहम खुद ब खुद समाप्त हो गया। यह अपना इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12। पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहों से कोई एक दोहा भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, दोष पराये देख करी चला हंसत हंसता, अपने या न आवई जिनका आदि न अंत। अर्थ है इसका, कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि होता है और न अंत। ये अपना जो पाठ 7 था वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसमें पार्ट 8 है अपना डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन प्रेरक प्रसंग के बारे में देखिए। ये अपना बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है अपना पुण्य भूमि सामासिक पद है। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी दिगु। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा ए यानी कि तत्पुरुष। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 2 है मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता हैं। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी अब्दुल कलाम, सी श्री कृष्ण सरल या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी कि अब्दुल कलाम। आगे देखिए निर्देश अपना अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या थे? तो उत्तर में लिखेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास उनकी सफलता के सोपान हैं। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 4 है डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा? इसका उत्तर आगे देखिए। ये अपने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु की डांट फटकार को बुरा नहीं माना, बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया और सबसे अधिक अंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 5 है डॉक्टर कलाम को मिसाइल में क्यों कहा जाता है? यानी मिसाइल मैन होगा यहाँ पे, ये शुद्ध है।
यानी डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, एक बार अब्दुल कलाम ने एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू को पढ़ा। उसे लेख का शीर्षक था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी अर्थ हुआ मंत्रवान। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्रवान में उन्हें आगे चलकर मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इससे देखिए ये अपना यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये प्रश्न क्रमांक 5। आगे प्रश्न क्रमांक 6 अपना, वैज्ञानिकी यांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों की शिक्षा दी जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे, वैज्ञानिकी की यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल इत्यादि आते हैं। आगे देखिए अपना निर्देश है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है ये। इसमें प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा? तो उत्तर में लिखेंगे, अपना समय व्यर्थ न जाने दो, जो समय व्यतीत हो गया है उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। इस बात के अर्थ को उन्होंने पूरी तरह अपने जीवन में उतारा और आगे चलकर विश्वविख्यात वैज्ञानिक बने। आगे देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 8 है, डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा। पाठ में आई किसी एक घटना से इसे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, एक बार की घटना है, मंदिर के पास गहरी जलाशय में एक शिव मूर्ति गिर गई। तब प्रश्न उठा, गहरी जलाशय से शिव मूर्ति कैसे निकालेगी? इतनी गहराई से मूर्ति को बाहर कौन निकालेगा? तभी एक व्यक्ति में झटपट जलाशय में डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में जल के ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथों में शिव मूर्ति थी। वह व्यक्ति अब्दुल कलाम जी के परिवार के एक सदस्य थे। आगे देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 9 है, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, रामलीला चल रही थी। दृश्य था राम रावण युद्ध। इसमें राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। अग्निबाण की इसी अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। आगे देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 10 है, परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द लिखिए। इसमें लिखा है परि प्लस वार यानी परिवार। आगे देखिए इसका पूरा उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आगे है परि प्लस जन बराबर परिजन, परि प्लस भाषा इसका बनता है परिभाषा, परि प्लस चित यानी परिचित। तो यह अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये दोनों। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 11 है, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद को अनुभूति करते थे, यानी आनंद की अनुभूति करते थे। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चों से वह मित्र की तरह बातें करते थे। इसमें अगला अपना प्रश्न क्रमांक 12 है, पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम को किन बातों से आप प्रभावित हुए? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में बहुत संघर्ष किया। वह कहते थे सफलता के लिए ऊंचे सपने भी देखना चाहिए। डॉक्टर कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे। तो ये जो अपना पार्ट 8 था वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसमें अपना पार्ट 9 है गौरैया, इसको भरने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, निर्देश अपना बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? ए घासपात को, बी गौरैया को, सी धरती को या डी वायु को? तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी कि गौरैया को। आगे देखिए बच्चों, आगे अपना प्रश्न क्रमांक 2 है, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। यानी ये शब्द कैसा है? जो नीली लिखा है वह शब्द क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है? तो ये क्या कर रहा है कि आँखों की विशेषता बता रहा है। आँखें कैसी हैं? नीली। तो जो शब्द विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा डी यानी कि विशेषण। आगे देखिए बच्चों, निर्देश अपना अति लघुत्तरीय प्रश्नों में अपना प्रश्न क्रमांक 3 है, कवि की हैरानी का क्या कारण है? तो उत्तर में लिखेंगे, कवि के घर में गौरैया चिड़िया को आने से कवि को हैरानी हो रही है। आगे देखिए बच्चों, अपना प्रश्न क्रमांक 4 है,
चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है? तो उत्तर में लिखेंगे चिड़िया अपना नीड़ घास फूस तिनकों से बनाती है। नीड़ को कहते हैं यहाँ पर घोंसला। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 5 है, कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे जैसे इसमें लिखा है गौरैया यानी बलैया, मैया और नैया। आगे देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 6 है, गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी? कविता को पढ़कर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बलैया। आगे देखिए बच्चों, निर्देश अपना लघुत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सर सर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों इस पंक्ति में कवि कहते हैं, ये कवि ऐसे लिखना है बच्चों आपको, कवि कहते हैं गौरैया चिड़िया हल्की हल्की हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे हवा पर तैर रही है। आगे देखिए बच्चों, आगे अपना प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों गौरैया चिड़िया बहुत फुर्तीली होती है। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों गौरैया की आंखें नीलम के समान सुंदर होती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों अपना 3, गौरैया हरियाली की रानी है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं यानी किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे एक ही शब्द जब एक से ज़्यादा बार आए तो उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे चुन चुन, सर सर, मरमर आदि, यानी जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आता है तो उसे बोलते हैं पुनरुक्त शब्द। जैसे यहाँ पे चुन चुन, सर सर, मरमर। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 10, इसे देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 10 है, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे मोबाइल टावरों से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गौरैया चिड़िया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यानी जो टावरों से रेडिएशन निकलती है मोबाइल से, वो क्या होता है, उससे चिड़ियाओं के मस्तिष्क पर यानी उनके माइंड पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, उनकी मौतें हो रही हैं, दिन प्रतिदिन उनकी संख्या घटती जा रही है। आगे देखिए बच्चों, दीर्घोत्तरी प्रश्नों में अपना प्रश्न क्रमांक 11 है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे दी गई कविता में कवि का गौरैया बहुत पसंद, वह उसके आंगन में आती है और हटखेलियाँ करती है, यह सब काठ को पसंद आता है, कवि गौरैया को अपनी बहन बनाना चाहता है। इसे देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 12 है, गौरैया के अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उससे संबंधित 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे गौरैया के अलावा मुझे मोर बहुत पसंद लगता है। इसके बारे में लिखना है आपको। नंबर 1, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 2, मोर बरस में नृत्य करता है, यानी वर्षा लिखना है, वर्षा में नृत्य करता है। नंबर 3 लिखना है मोर दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। नंबर 4 लिखेंगे मोर की आवाज़ बहुत ही सुंदर होती है। अभी इसका आगे और देखिए। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे देखिए नंबर 5, कृष्ण भगवान अपने माथे पर मोर के पंख लगाते हैं। नंबर 6 लिखेंगे मोर की पूंछ पर बहुत सुंदर पंख होते हैं। नंबर 7 लिखेंगे मोर अपने अंडे जमीन पर घोंसला बनाकर देता है। तो उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अपना पाठ 10 है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र, इसको भरने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये बहुविकल्पी प्रश्न में अपना प्रश्न क्रमांक 1 है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, यानी इनमें से उदाहरण देखना आपको, यथाशक्ति या नीलगाय या नवरत्न या माता पिता। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा यथाशक्ति। आगे देखिए बच्चों, ये प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? ए लोकमान्य तिलक, बी केलकर, सी प्रफुल्ल राय या डी महात्मा गांधी। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी यानी कि केलकर। अगला बच्चों देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्नों में अपना प्रश्न क्रमांक 3 है, इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है? तो उत्तर में लिखेंगे यानी यह पत्र सुभाष चंद्र के द्वारा केलकर को लिखा गया। तो देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 4 है, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे
जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के नारे थे 3। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 5 अपना गीता वाप्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था? तो उत्तर में लिखेंगे मांडले सेंट्रल जेल बर्मा में। आगे देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 6 है। दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है, पाठ में से एक प्रत्यय वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे शारीरिक और मानसिक। अगला देखिए बच्चों, लघुत्तरी प्रश्नों में अपना प्रश्न क्रमांक 7 है। मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? तो उत्तर में लिखेंगे मांडले जेल में बंदी से किसी को मिलने जुलने नहीं दिया जाता था और वे एक कष्टकारी कमरे में एकदम अकेले रहते थे। आगे देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 8 है। सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा? तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि मांडले जेल में भारत की एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक 6 वर्ष तक रहे थे। अगला बच्चों देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 9 है। सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया? तो उत्तर में लिखेंगे लोकमान्य तिलक की पीड़ा और नौजवानों की अपेक्षा कुछ मायनों में अधिक कठोर रहती थी। तो ये देखिए बच्चों, ये 9 तक तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के प्रश्न आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कम्युनिटी में जाकर आप पोस्ट को देख सकते हो, उसमें आपको 10, 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।